नमस्कार। अभी चला कुछ दिन पहले युद्ध अभ्यास, ये 2 तारीख तक था, आज तक था। युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया का नंदा देवी पर्वत पर, जो कि 100 किलोमीटर दूर है चाइना बॉर्डर से। उत्तराखंड पे बॉर्डर होता है और लद्दाख एरिया में उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जहां पर हमारा ये है कि उसने हमारे एरिया पे कब्जा कर रखा है। वो सारी कहानी है, लेकिन उत्तराखंड में तो बॉर्डर ही। ये युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ था और चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। हमारे एरिया में हमने किसी मेहमान को बुला रखा है, बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर। हम लोगों का तो एक अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, एक साइड कॉन्ट्रैक्ट था कि हम बॉर्डर पर नहीं करेंगे, बॉर्डर पे किसी तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, उसमें चाइना को क्या प्रॉब्लम आती है? और पेंटागन ने भी उस पर एक ऑब्जेक्शन लिया है कि भाई हम कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है मुक्तदिर खान साहब। कन्वर्सेशंस अपना एक चैनल चलाते हैं, अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्ट भी हैं। वैसे रहने वाले इंडिया के हैं, डेक्कन डेक्कन यानी कि आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रहने वाले। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज कि अमेरिका इंडिया जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे चाइना को क्या प्रॉब्लम है? भाई रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वणक्कम। तो देखिए, ये जो युद्ध अभ्यास जो हो रहा है, ये एक्चुअली काफी पुरानी प्रैक्टिस है। मेरे ख्याल से इसके 17-18 वर्जन्स हो चुके हैं। ये इनफैक्ट दिस प्रीडेट्स क्वाड से पहले के है ये प्रैक्टिस। आपको पता होगा कि जब साइशन की जंग हुई थी तो इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज थे, दे वर द ओनली मिलिट्रीज जिनके पास इतनी ऊंचाई पर जंग लड़ने की कैपेसिटी उन्होंने डेवलप की थी। तो उसकी जो मेरे ख्याल से उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका वाज वेरी इंटरेस्टेड कि इंडिया के साथ प्रैक्टिसेस करें ताकि दे कैन आल्सो लर्न हाउ टू फाइट इस ऊंचाई पर। उतनी ऊंचाई आपको सिर्फ हिमालयाज में मिलेगी और कहाँ मिलेगी दुनिया में। इतने मतलब 7000 मीटर्स के ऊपर तो कई पहाड़ है ही नहीं ना, सिवा यहाँ पर। सो आई थिंक ये पुरानी प्रैक्टिस है। दिस प्री ये क्वाड की जो प्रैक्टिसेस है, क्वाड का जो डेवलपमेंट है, आइडिया है, ये तो 5-6 साल से इट हैज बिकम सो पॉपुलर। तो एक बात तो ये है कि दिस इज अ प्रैक्टिस जिसको पहले चाइना ने उतना ऑब्जेक्ट नहीं किया जितना वो अब कर रही है। दूसरी चीज ये है कि देयर आर मेनी सच प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन। ना सिर्फ ये हो रही है कि चाइना के उधर सी साइड पे भी द यूएस इज प्लेइंग वॉर गेम्स जापान के साथ, अभी चंद हफ्ते पहले हुआ। तो देयर इज चाइना इज फीलिंग ए लिटिल प्रेशर कि भाई उसके पेरिफेरी में अमेरिका इज कंडक्टिंग a lot of military exercises। दूसरी चीज ये है कि जो आपने इशारा किया है, वो रिपोर्ट हर साल कांग्रेस रिक्वायर करती है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक चाइना के ऊपर उसकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और उसके स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करें, जो एक्चुअली वो पब्लिक कर देते हैं। अगर आप उसको गूगल करें तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 200 पेजेस की होती है तकरीबन, वो 190-200 पेजेस की। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है तो कहते हैं कि चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। तो उसमें इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उसमें रिपोर्ट किया गया कि चाइना ने बेसिकली अमेरिका से ऑब्जेक्ट किया था कि अमेरिका इज इंटरफियरिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया रिलेशंस। तो जो इशारा था इनिशियली इट वाज के ये जो क्वाड का जो जो इनिशिएटिव है, दैट इज डिस्टॉर्टिंग इंडिया चाइना रिलेशंस। और उसको लेकर उसमें काफी तफसील से उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो कह रहे हैं कि चाइना को कंपार्टमेंटलाइज करना चाह रहा है। यानी वो कह रहा है कि बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, इट इज नॉट दैट सीरियस टू अफेक्ट आवर अदर बायलैटरल टाइज। तो वो चाह रहा है कि वो इकोनॉमिक टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज, जो दूसरे इश्यूज पे इंडिया और चाइना जहां कोऑपरेट कर रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू कोऑपरेटिंग और यहाँ पे कुश्ती लड़ते रहे बॉर्डर पर। सो इट इज और इंडिया ने उसको टोटल इंटीग्रेट कर दिया कि इंडिया इज रिफ्यूजिंग टू एक्चुअली हैव मेजर रिलेशंस विद चाइना जब तक कि ये बॉर्डर इश्यू को रिसॉल्व ना करे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक नहीं 2 बार एटलीस्ट कह चुका है कि जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ, वी कैन नॉट मूव अहेड विद चाइना ऑन सेवरल अदर इश्यूज। तो मुझे लगता है कि चाइना ने कोशिश भी की कि अमेरिका पे प्रेशर डाले
कि why are you distorting this relationship. लेकिन वो रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज रोहित साहब मैं नोटिस किया कि द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंटिन्यूअसली क्वाड को एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरह रिप्रेजेंट किया है. तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इट सीज द क्वाड एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, एज अ पार्टनरशिप. तो उसके बारे में वैसे ही सोच रहा है जैसा वो नेटो के बारे में सोचता है. Whereas Indian government does not see it that way. Indian government कहता है ये strategy dialogue है, which has other implications other than defense. मतलब we are talking about maritime trade वगैरह दूसरी चीजों के लिए भी. तो वो जो mismatch है between the US perception of the Quad and the Indian perception of the Quad and the Chinese perception, तो यहाँ पे आपके पास तीन मुख्तलिफ perception आ गए. China clearly sees Quad as an attempt to ensure कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई ताल्लुकात गहरे ना हो. That is how China sees it. The US sees the Quad as a partnership against China. India sees it as an opportunity to reach out to the West, especially the US. लेकिन it doesn't see that as necessarily as anti-China. तो ये जो तीनों के अलग अलग perceptions है क्वाड के, वो अभी भी बरकरार है and they haven't been fully resolved. मुझे लगता है कि फरवरी में क्वाड के फिर मुलाकात होगी ऑस्ट्रेलिया में. I think it is in January या फरवरी में. तो फिर we'll see कि is there any progress. Australia, Japan and the US are more or less on the same page. But India is not yet there. आपने देखा होगा जयशंकर ने एक किसी इंडिया में किसी मीटिंग में कहा कि वो मेरा नक्शा भी नहीं रिकॉग्नाइज करते, तो मेरी पोजीशन कहाँ, they don't even recognize my map, far from respecting my position. तो बेसिकली क्वाड के बारे में कह रहे थे कि क्वाड के मेंबर्स are not respecting my position and they are demanding that I respect their position. तो वो जो fundamental issue है, that is very recent. मतलब ये जो बात कह रहा हूँ मैं आपको पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही हुई है. So that issue I think is still simmering. राइट. और ये बात इस पर बोली गई थी, जयशंकर साहब ने बोली थी और टाइम्स नाउ के एक कॉन्क्लेव में बोली थी. अगर जयशंकर साहब ऐसी बात बोल रहे हैं कि वो हमारा मैप भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, और मैं उनको पूरा हार्ट उस पे दूं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है क्वाड में, और सिर्फ एक एंटी चाइना फोरम होने की वजह से इसका एग्जिस्टेंस है, एल्स ये तो फिर सुनामी की वार्निंग्स के लिए वापस जा सकता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया मुझे हायर करती है एज ए कंसल्टेंट एडवाइजर, तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि चाइना से दुश्मनी करें, बिकॉज चाइना लंबी रेस का घोड़ा है. मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी रनिंग इन द सेम, मतलब उसी सड़क पे इंडिया भी चाइना के साथ दौड़ेगा आइंदा 100, 200, 300 साल. और ये परमानेंट हमारा पड़ोसी है, राइट. और दुनिया जिस तेजी से बढ़ रही है, अगर दुनिया की आप डेमोग्राफिक्स देखें तो इंडिया चाइना इज मोर देन हाफ द वर्ल्ड. ये 3 बिलियन के करीब तो यही हो गए. और जो दूसरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो श्रिंक हो रहा है. वेस्ट में फर्टिलिटी रेट्स गिर रहे हैं, वेस्ट की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही. आप साउथ कोरिया के बारे में पढ़ के देखें, जापान को देखें, ये मुल्क श्रिंक हो रहे हैं पॉपुलेशंस में. दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड. ये दुनिया छोटी होती जाएगी. दैट मींस द परसेंटेज ऑफ इंडियंस एंड द परसेंटेज ऑफ चाइनीज सारी दुनिया में बढ़ते जाएंगे. तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आज से 25-30 साल के बाद हम ना सिर्फ अभी ऑलरेडी वी आर एक्सपोर्टिंग ह्यूमन कैपिटल ना, तकरीबन सारी दुनिया में जो डायस्पोराज है इंडिया और चाइना की काफी बड़े हैं. तो इंडिया एंड चाइना के लिए इट इज नॉट एडवाइजेबल कि दे गेट इनटू ए रियली हॉस्टाइल पोजीशन जिसका फायदा वेस्ट को होगा ज्यादा, इनको नुकसान ज्यादा होगा. अगर कुछ जंग वंग छिड़ जाती है तो इंडिया एंड चाइना विल सफर, द वेस्ट विल बेनिफिट, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज बैक हो जाएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द वॉर. So I think India is sensing that कि भाई we don't want to be pushed into a war with China, we don't want to be pushed into a conflict with China without full commitment from the US. समझे? तो US पूरी तरह से इंडिया के पोजीशंस को कमिट भी नहीं कर रहा है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को. दैट इज द मैसेज ना, कि आप मेरे नक्शा भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आप मेरे सपोर्टर कहाँ हुए. सो आई हैव अ फीलिंग कि देखिए, ये जो पब्लिक इवेंट्स होती हैं उसके
पीछे जो बिहाइंड द सीन्स डायलॉग्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं और काफी फ्रैंक हो जाते हैं। तो अब ये अनाउंसमेंट हुआ कि द क्वाड इज गोइंग टू मीट इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो मीटिंग हो रही उसकी तैयारी ऑलरेडी द ब्यूरोक्रेट्स आर डूइंग, राइट। तो आपको और मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के सामने तो फाइल्स आ चुकी है ना कि क्या रहेगा एजेंडा। दे आर ऑलरेडी डिस्कसिंग, बैक एंड फोर्थ चल रहा होगा उनका, जूम मीटिंग्स वगैरह एट द लोअर लेवल टू सेट इट ऑल अप। तो उसमें डिसएग्रीमेंट्स जरूर आ रहे होंगे एंड इंडिया मस्ट बी आल्सो पुशिंग। दूसरी चीज ये है कि बिकॉज जो जिस तरह से इंडिया में टू सम एक्सटेंट देयर इज अ सस्पिशन अबाउट अमेरिका, तो इट इज नॉट अ बैड थिंग फॉर इंडिया टू टेस्ट अमेरिका का कमिटमेंट कि भाई आप मेरे साथ हैं तो जरा हमारा नक्शा भी सपोर्ट कर दें, आप ये भी करें। और नेक्स्ट ईयर लाइक वी ऑल नो काफी क्रिटिकल है इंडिया के लिए। इंडिया इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ G20, प्रेसिडेंट ऑफ SCO, UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगले साल में। तो मुझे लगता है कि these issues have to be clarified. If America wants India as a strategic partner, then America should also be a strategic partner for India. राइट। इस चीज को भी देखा जा रहा है कि अमेरिका भी इंडिया को उसी एंगल से देता है कि एंटी चाइना अगर फोरम है तो उस पर इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इफ यू ओवररूल चाइना देन वेयर इज इंडिया? देखिए, अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, लेट्स से फॉर सम रीजन, तो वो इंडिया को ड्रॉप कर देंगे। बिल्कुल तो एकदम बिल्कुल कर देंगे, बिकॉज इट इज ऐसा कोई कल्चरल टाइप कमिट, जैसा कि इजराइल के साथ कमिटमेंट है, इंग्लैंड के साथ कमिटमेंट है अमेरिका का, इट इज नॉट कमिटेड टू इंडिया दैट वे। अगर आपने देखा होगा पिछले साल अमेरिका ने जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सबमरीन्स की डील हुई थी $6 बिलियन, उसको अमेरिका ने सबवर्ट कर दिया बीच में घुस के ना। तो अभी तक फ्रांस उसके बारे में नाराज था, लेकिन मैक्रोन इस बार आए तो इट अपीयर्ड कि ही इज विलिंग टू फॉरगेट कि $6 बिलियन का फ्रांस का लॉस हुआ था। तो अमेरिका इज विलिंग टू डू दिस टू इट्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो सोचिए आपके दूसरों के, हाँ, एंड इट इज not only that, but America is also willing to take their friendship for granted. वो चाहते हैं कि भाई हमने आपके साथ धोखा कर दिया सबमरीन के मामले में, लेकिन वी स्टिल वांट यू टू सपोर्ट इट। बट अब चक्कर उसमें ये है कि देखिए, ये तो आप समझ रहे होंगे कि इन डेमोक्रेसीज में जो लीडरशिप्स होती हैं उनके अलग अलग तरह से खिंचाव होते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है अमेरिका में, opensecrets.org। आपके सुनने वाले जाके उस पर देख सकते हैं। अगर आप opensecrets.org में जाके बाइडेन का नाम डालें तो यू कैन सी कि बाइडेन को किस किस इंडस्ट्री से पैसे मिलते हैं फॉर हिज कैंपेन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो क्या होता है जब व्हेन ही इज मेकिंग डिसीजंस एट द माइक्रो लेवल, तो ही हैज टू पे अटेंशन टू दीज लॉबीज जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं इलेक्शन के लिए, और फिर आइंदा भी उनको चाहिए पैसे, राइट। तो जो माइक्रो लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग हो जाती है वो स्ट्रेटेजिक लेवल से कभी कभी कतराती है। तो जो डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो बाइडेन ने एक्सेप्ट कर लिया था, वो बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन तो ऑस्ट्रेलिया को दिए, उससे वो नेटो का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। फ्रांस वाज वेरी अपसेट। और अगर यूक्रेन की जंग नहीं होती तो मुझे लगता है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में दरार और फैल जाती। टेम्पररीली वो करीब आ गए रशिया से डरकर, लेकिन फिर वो दरार बढ़ने लगी है फिर से। राइट। अच्छा सर, एक चीज कि इंडिया और चाइना के इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बेटर होते दिख रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। साथ में हमारे भी अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो नंदा देवी हो, चाहे वो क्वाड की एक्सरसाइजेज हो, या फिर इंडिया और अमेरिका का रिलेशन जो का ट्रेड रिलेशन जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंक्लूडिंग सम मिडिल ईस्ट डील्स। डू यू थिंक ये चाइना के लिए एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है कि इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं? और जयशंकर साहब जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो तो कहीं वेस्ट को, मुझे नहीं लगता कि दे आर सूदिंग फॉर द वेस्ट, वो तो खरी खरी सुना रहे हैं। हाँ, देखिए कि मतलब आप
अगर आप गायब हो गए, सो अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखें और यूरोप को देखें, दीज आर ऑल ट्रेड फ्री जोन्स। तो ये फ्री ट्रेड जोन्स की वजह से ये रीजन्स में काफी तरक्की हो रही है। तो उसी तरह से अगर आप जो है सो चाइना और इंडिया के बीच में, अगर कैन यू इमेजिन दिस सिनेरियो कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ बॉर्डर सॉल्यूशन हो जाता है और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरह खुल जाती है जैसे कि यूरोपियन यूनियन है। These countries will grow so fast, it is unbelievable. ये दुनिया की फैक्ट्रीज हैं, दे विल बी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दोनों बहुत ही खूबसूरत मुल्क हैं, टूरिज्म भी बहुत बढ़ जाएगा दोनों के बीच में। सो दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो जिसमें ऑलरेडी एशिया का जो जो वेट है ग्लोबल इकोनॉमी में, अगर आप आज देखते हैं, अगर टॉप 5 को ले लें तो चाइना, इंडिया और जापान है। लेकिन 10-15 साल के बाद, विद इन 20 years भी नहीं, 10 साल के अंदर इंडोनेशिया विल ऑल्सो ज्वाइन द टॉप 5 इकोनॉमीज। सो सिवाय अमेरिका के बाकी के सारे इकोनॉमीज एशियन रहेंगे। तो एशियन। हाँ, जर्मनी, फ्रांस वगैरह सब बाहर हो जाएंगे, टॉप 10 में भी नहीं रहेंगे। साउथ कोरिया इज ऑल्सो कमिंग अप ना। तो अगर आप ले लें, साउथ कोरिया को भी लेके चले, टर्की को भी लेके चले, दीज आर द कंट्रीज विच आर कमिंग इनटू द टॉप 10। तो लैटिन अमेरिका से सिर्फ ब्राजील आएगा। बट द थिंग इज कि यूरोप का जो फुटप्रिंट है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बहुत श्रिंक हो रहा है, विच मीन्स कि अमेरिका के लिए, इफ अमेरिका वांट्स टू रिमेन ऑन द टॉप, इट नीड्स टू प्ले विद द टॉप प्लेयर्स। तो अमेरिका का जो पिवट टू एशिया जो शुरू हुआ ओबामा के बारे में, दैट विल बिकम मोर एंड मोर सीरियस। मतलब वो इट विल बिकम अ पैसिफिक कंट्री रादर देन एन अटलांटिक कंट्री। तो बिल्कुल इस तरफ एशिया की तरफ मूव हो जाएगा। तो अमेरिका हैज, मतलब अमेरिका शुड स्टॉप लुकिंग एट एशिया इंस्ट्रूमेंटली, यानी इंडिया से हम क्या ले सकते हैं। मतलब इंडिया से ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुका है अमेरिका। इंडिया की स्मार्ट, यहाँ पे 4 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, आपको पता है 4 मिलियन इंडियंस, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कंट्री इमेंसली। सबसे ज्यादा जीडीपी उन्हीं की है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी इंडियंस है। So the India is already contributing to America's success. So it is time कि America has to fundamentally rethink कि हम इंडिया को as a strategic partner छोड़ के we need to think of India as a sister country, सोचा इस तरह से। आज ही की एक खबर ये भी है कि फॉरेन रेमिटेंसेस टू इंडिया आर नाउ $100 billion। ये उसी उसी जो डायस्पोरा आप बता रहे थे उसी की वजह से है। रेमिटेंसेस ही ना हो तो हमारे जो बिजनेसेस हैं जो दोनों साइड चल रहे हैं, वहां का सॉफ्टवेयर यहाँ पे, यहाँ का दूसरे इंडस्ट्रीज, एंड देन जो हम सेमीकंडक्टर्स पे जो हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, खासतौर से सेमीकंडक्टर के जो पार्ट्स बन रहे हैं इंडिया में, हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होंगे और इंडिया और अमेरिका लगभग एक पेज पे होंगे। अब सर एक क्वेश्चन ये आता है, विल अमेरिका बी विलिंग, क्या अमेरिका इंडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देना चाहेगा? See, that is an interesting question ना। ये सवाल तो बहुत जमाने से आ रहा है। F-16 की जब डील नेगोशिएट हो रही थी ना, तो अमेरिका offered India a very special F-16 का version which is called F-21 था शायद इसका, F-21। तो India wanted not just the to buy the F-16 but also to get technology transfer to promote। तो अगर आपने देखा होगा G20 का जो एजेंडा है उसमें भी इंडिया हैज रेज दिस इश्यू ऑफ एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। सो प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन साइंटिफिक रिसर्च। सो फॉर एग्जांपल हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, वी आर सिर्फ 20,000 स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट्स हैं और सिर्फ 4-4,500 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 25,000 की। लेकिन वी मेक $200 million आते हैं हमारे पास हर साल फॉर रिसर्च। बट वी डोंट हैव ए मेडिकल स्कूल, हमारे पास मेडिकल स्कूल नहीं है। अगर हमारे पास मेडिकल स्कूल होता तो हमको $1 billion तक मिल जाते। तो यहाँ पे 25-30 मील दूर पर जॉन्स हॉपकिंस है जो हमसे बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसको 6-7-8 बिलियन डॉलर एनुअली रिसर्च में मिलते हैं बिकॉज दे हैव ए वेरी गुड मेडिकल स्कूल एंड अ हॉस्पिटल। तो ये जो फेडरल फंडिंग है साइंस के लिए, दैट दैट
goes into universities, private sector बहुत invest करा, इसलिए यहाँ पे दवाओं की, pharmaceuticals वगैरह की costs are so high because they are a product of heavy investment. तो अगर just transfer technology to India, then they are just giving away billions of dollars worth of technology without profiting from it. समझ रहे ना? So for example, आपको पता है कि जो माइक्रोवेव है या जीपीएस है या वॉकमैन था, ये सारे आर प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिट्री रिसर्च जो बाद में इन्होंने प्राइवेटाइज किए टू सब्सिडाइज. सो व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज कि इंडिया भी अपना जो रिसर्च एनवायरनमेंट है, यूनिवर्सिटीज का और प्राइवेट कंपनीज का जो रिसर्च एनवायरनमेंट है, अगर उसको ट्यून्स इट इनटू द वे वी डू इट हियर इन द यूएस, then it will become easy. समझना, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो पैटेंट्स है बैंगलोर से ज्यादा आ रहे हैं बनिस्बत सियाटल. So already Microsoft research in India is better than Microsoft research in its original headquarters, because Microsoft has gone to the extent of doing this on its own. लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट भी अगर ये कल्चर ऑफ रिसर्च जनरेट करती है, अगर इंडिया के बजट में सोचिए, आपके इंडिया के लिए साल में $100 बिलियन रिसर्च पे खर्च करना इज नॉट अ बिग डील. ये स्टार्ट गिविंग देम टू यूनिवर्सिटीज एंड देन वर्क. जैसा कि अब जो फुल ब्राइट है, इंडिया का प्रोग्राम इज वेरी स्पेशल. इट्स कॉल्ड फुल ब्राइट नेहरू प्रोग्राम, लेकिन सारी दुनिया से सिर्फ फुल ब्राइट है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग. तो उस तरह से मुझे लगता है कि इफ इंडिया कैन डेवलप. दूसरी चीज ये है कि India can also simply go and hire Russian scientists. मैं टर्की में 2-3 साल पहले I was going to, वहाँ पे कोनिया नाम का एक शहर है जहाँ पे मौलाना रूमी की श्राइन है, द सूफी सेंट. तो वहाँ पर मैं गया हुआ था, तो I met some Russians who were talking in Russians. तो मैं उनसे बात करने लगा, तो वो रशियन प्रोफेसर्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के रिसर्चर्स, who were looking for jobs in Russia, in Turkish universities, क्योंकि रशिया में एकेडेमिया में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है. तो highly qualified scientists who are looking for jobs. So I think India should also start खाली just producing nail, but also trying to bringing in people with great scientific achievement. India should also become like an attraction for people from other countries to go. मतलब brain drain के बजाय brain intake भी होना चाहिए थोड़ा, because इकोनॉमी बढ़ रही है ना, so we can afford to bring in at least India में. राइट. अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन. आपको जो हमारा जिस तरीके का हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, और इकोनॉमी राइज हो रही है, ये भी एक अलग पैटर्न है, नो डाउट अबाउट इट. ये अपने प्रोसेस में चल रहा हो या किसी की भी मेहरबानी से चल रहा हो या किसी की भी इंटरेस्ट लेने से चल रहा हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी होता है कंट्री का. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सबको आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले से यही बोला जा रहा है कि 2 कंट्रीज का फ्यूचर है, चाइना का और इंडिया का. अब इंडिया का फ्यूचर हमें दिख रहा है और सामने है, सबके सामने कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी हो चुकी है, और जैसे बोलते हैं कि इकोनॉमी गैलपिंग. इस साल नेक्स्ट ईयर रिसेशन देखना चाहिए दोनों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और इंडिया अकेली होगी जो कि प्रोग्रेस कर रही होगी, यानी कि अब भी फास्ट चल रही होगी. ऐसे में कहीं आपको लग रहा है कि अमेरिका can become a subordinate economy? I'm like, not in terms, but then not in terms of actual figures, but बहुत सारी चीजें वहां से यहाँ delegate कर दी जाए कि हम ठीक है, we'll take the profits, you just do it there. देखिए, मतलब इंडिया is clearly post COVID era में it is the fastest growing big economy, right? तो but you must also realize कि per capita सिर्फ 2000 है. 2000, राइट. तो वो $3 ट्रिलियन की इतनी बड़ी इकोनॉमी इसलिए लग रही है क्योंकि आपके पास 140 करोड़ का पॉपुलेशन. हमारी यूएस की जो पर कैपिटा है 70,000 है, 70,000. सो इट इज 35 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव कह सकते हैं या रिचर. सो जो फोरकास्ट है इन द नेक्स्ट 15-20 साल में, तो इट इज वेरी क्लियर कि इट विल बी चाइना, इंडिया, यूएस in terms of जो इकोनॉमी, जो अभी अंबानी साहब ने शायद प्रेडिक्ट किया कि $40 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी. आई डोंट नो व्हेन ही इज प्रेडिक्टिंग दैट फॉर, बट द assumptions are very clear कि in terms of the size of the economy, it will be China, India and the US
एंड देन इंडोनेशिया विल बी द फोर्थ, जापान से भी आगे हो जाएगी. बट दैट इज गुड, मतलब डिफेंस वगैरह के लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास अगर 25-30 ट्रिलियन डॉलर है तो आप 1-8 ट्रिलियन उसमें से डिफेंस वगैरह पे खर्च कर सकते हैं. बट दैट डजंट मीन कि पूरी पॉपुलेशन की लिफ्ट हो जाएगी ना. सो दैट इज वन थिंग दैट इंडिया हैज टू वर्क ऑन. तो आपके सुनने वालों को कहता हूँ, देयर इज अ मेजर कॉल्ड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. India is still very low compared to many European and even Middle Eastern countries. So I think India ka tawajjuh from macro figures like GDP should move towards human development index. And see, for example, आप देखे होंगे इतना धूम है about Indian engineers, about Indian doctors, about Indians leading CEOs वगैरह. लेकिन अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में देखें तो इंडिया के बहुत कम यूनिवर्सिटीज आते हैं in the top universities in the world. And so they have to figure that why is that. Partly it could be because of the culture of research nahi hai. The second thing could be that the smartest guys are leaving and going away to other countries. We are sending away the best people to other universities abroad. So those are some of the things that they need to focus on. और देखिए, मैं जब अमेरिका पहली बार आया था 92 में आया था मैं, तो बिल क्लिंटन के इलेक्शंस चल रहे थे विच ही वन. मैं इतना फैसिनेटेड था रोहित साहब इलेक्शन में, बिकॉज मैं पहली बार समझ में नहीं आया कि व्हाई आई वाज फैसिनेटेड विद द इलेक्शन. फिर बाद में 1-2 साल में जब पढ़ने लगा तो आई अंडरस्टूड कि डिबेट्स यहाँ पॉलिसी पे होते हैं. पॉलिटिक्स कम, पॉलिसी पे ज्यादा डिबेट्स होते हैं, विच मीन्स द पब्लिक इज एजुकेटेड एनफ where you can talk about one specific policy issue and say देखो अगर हम ये पॉलिसी जैसा कि इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ये असर होगा. सो वो लेवल का डेवलपमेंट होने के लिए यू नीड टू हैव अ लार्ज कंस्टिट्यूएंसी इन द कंट्री विच इज आल्सो फोकस्ड ऑन द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. समझ रहे हैं? ये नहीं कि भाई कुछ भी ऐसी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर दें, कल्चरल स्टेटमेंट हो गया तो फिर आप उस पर उचक के वोट डालना शुरू कर दिए. नहीं, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. और इंडिया में अब डेवलपमेंट हो रहा है. पीपल आर वाचिंग आवर शोज वेयर वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये टीवी पे नहीं हो रहा है ना. तो अगर ये टीवी पे भी होता तो देन द मैसेज वुड आल्सो बी एंगेज्ड. सो मैं इसको कहता हूँ अटेंटिव ऑडियंस, पॉलिसी अटेंटिव ऑडियंस. सो यू रियली नीड पॉलिसी अटेंटिव ऑडियंस. जैसा कि आप देखिए, आप डिफेंस स्ट्रैटेजी हमारी की PDF अवेलेबल है. ये क्यों अवेलेबल है? इसलिए अवेलेबल है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरी पूरी क्लास पढ़ चुकी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, दोनों क्लासेस जो मैं इस सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ. ये 18-19 साल के बच्चे आर रीडिंग द गवर्नमेंट्स ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड डिबेटिंग अबाउट इट. सो आई थिंक कि वो लेवल का डेवलपमेंट अभी 5-10-15 साल लगेगा. बट द गुड न्यूज इज कि इंडिया इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड इट इज गैलपिंग एंड इट इज नॉट क्रॉलिंग. अच्छा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था सर वो ये था कि क्या जिस तरीके से सेमीकंडक्टर्स का लीडर ताइवान है एंड सेमीकंडक्टर बनते सबसे ज्यादा चाइना में, क्या अमेरिका इस तरीके से इंडिया को फोकस करता है कि ठीक है लीडर हम होंगे, हम बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इंडिया में रहेगा? क्या इस तरीके से सोचते हैं? जो ताइवान में जो चीजें बनती है उसकी डिजाइनिंग तो सिलिकॉन वैली में होती है ना, कैलिफोर्निया में डिजाइन होते हैं, वो बनते वहां पर. तो या तो they can shift that to India if India can provide that quality of precision. जो चीज आपको पता है, बात चीजें स्पेस में जाके सोल्डर करनी पड़ती हैं जो यहाँ पे नहीं कर सकते. So if India can provide that level of sophistication in manufacturing, ताइवान का मेरे ख्याल से मार्केट शेयर इज अबाउट 85% के करीब है, because they have invested in it ना, साइंटिफिकली एंड फाइनेंशियली उन्होंने इन्वेस्ट किया है. So India will face a lot of competition from Taiwan on this issue. So plus I also have a feeling कि अमेरिका में खुद because of China से थोड़ा डर कर there are people who are saying कि जो एकदम ही advanced electronic chips वगैरह है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर वापस अमेरिका में शुरू कर दे regardless of the cost, because अगर चाइना कब्जा कर लिया ताइवान पे तो वी विल बी ऑल गॉन. कैन यू इमेजिन, हमारे सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे. सो बट व्हाट विल हैपन इज कि जैसा कि
चाइना की जो ग्रोथ हुई है, इट वाज ऑन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इन ए वेरी हाई क्वालिटी चीजें विच आर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड। मतलब आईफोन वगैरह तो वो बनाते हैं, लैपटॉप्स एप्पल वगैरह सब वहीं बनते हैं, बट ऑल द डिजाइनिंग इज डन हियर, राइट? तो बट व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज कि अपनी वो साइंटिफिक कैपेबिलिटीज इतनी जरूर बढ़ा ले कि दे दैट इट इज एन एडवांटेज टू द यूएस आल्सो टू इन्वेस्ट देयर। खाली कॉस्ट के लिए नहीं करना चाहिए, दे शुड डू इट फॉर कॉस्ट एंड साइंस, समझ रहे ना? दे शुड पार्टनर विद ओके, नॉट जस्ट फॉर कॉस्ट बट फॉर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट भी कम है और साइंस भी वहां पे अच्छी है। दैट विल बी द एज दैट इंडिया कैन हैव। ताइवान कांट compete विद दैट। जितने ताइवान में लोग हैं, हम उतने इंजीनियर तो इंडिया में पैदा कर सकते राइट राइट। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जैसे आपने बताया क्वाइट भी आने वाला है, न्यू ईयर का टाइम है, फेस्टिवल टाइम है दोनों साइड, और जो पता लगता है उस हिसाब से 15 के बाद तो अमेरिका में कोई काम नहीं करता है, पूरा न्यू ईयर के बाद ही काम होता है, बट स्टिल विल बी टॉकिंग एंड विल बी इन दैट मोड। थैंक्स अ लॉट सर, और जल्दी आपसे एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर।